आपने जो सरकार बनाई, जिसने कोयले में हाथ डाला, पहले कोयले में हाथ डाला था तो तिजोरियां भरने लग गई थी लोगों की। हमने कोयले में हाथ डाला, कोयले को हीरा बना करके देश के सामने समर्पित कर दिया है भाई। देशवासियों को हमने समर्पित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार की शिकायत को रहते अनाप शनाप अपने यार दोस्तों को कोयले की खदानों का आवंटन करने के कारण 204 खदानों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। हमारी सरकार नहीं थी, सितंबर में अचानक ये निर्णय आया और हालत ऐसी थी कि 31 मार्च के पहले हम एक के बाद एक फैसले न करते तो देश के बिजली के कारखाने बंद हो जाते, देश अंधेरे में डूब जाता, 1 किलोग्राम कोयला मिलना मुश्किल हो जाता। ये परिस्थिति पैदा हो गई, उनके पाप के कारण पैदा हुई, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। कठिनाई थी, कोयले में हाथ लगाना मतलब बेआबरू होना निश्चित था, लेकिन नीयत साफ थी मेरे भाइयों बहनों, नीयत साफ थी। हमने हिम्मत की, कोयले में हाथ लगाया और इस संकल्प के हाथ लगाया, अब कोयले को हीरा बना करके छोड़ेंगे। और आज भाइयों बहनों हमने करके दिखाया। अभी 204 में से सिर्फ 20 खदानों का ऑक्शन किया है, 20 का, ओनली 20 आउट ऑफ 204, और 20 का ऑक्शन कर करके 2 लाख करोड़ से ज्यादा रकम देश के खजाने में आए हैं 20 में से। अब बताइए, 204 में 1,74,000 करोड़ की शिकायत थी, सिर्फ 20 में 2 लाख करोड़ आ गए, तो 180 का जब होगा तब कितनी बड़ी रकम देश की तिजोरी में जमा होगी, 125 करोड़ देशवासियों के पास पहुंचेगी। आप कल्पना कर सकते हो भाइयों। मुद्दा नियत का है और हमारी नियत साफ है, और उस साफ नियत का कारण है कि हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे देश में व्हाट्सएप पर देख लीजिए, पिछले 1 साल पर व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर 2G 3G न जाने कितने जी की मजाक चलती थी। ये जी वो जी, ये जी वो जी, पता नहीं क्या क्या चलता था। चारों तरफ स्पेक्ट्रम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। हमने स्पेक्ट्रम ऑक्शन कर दिया। स्क्रीन पर मीडिया के लोग बैठ करके देखते थे कि ऑक्शन कैसे हो रहा है, और सप्ताह भर चलता रहा ऑक्शन। और भाइयों बहनों, हिंदुस्तान ने कभी कमाया नहीं था उससे ज्यादा, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा ऑक्शन के अंदर आज हिंदुस्तान की तिजोरी में पैसा आ गया। भाइयों बहनों, अगर नीयत साफ हो, ईमानदारी के साथ देश के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए अगर हिम्मत के साथ कदम उठाए जाए तो देश को प्रगति से कोई रोक नहीं सकता है। ये हमने अनुभव किया है भाइयों बहनों, और हम करते चले जा रहे हैं। छोटी चीज से लेकर के बड़ी चीज तक हमें देशवासियों पर भरोसा है। हम देशवासियों पर भरोसा कर करके आगे बढ़ रहे हैं। देश ने पहली बार एक नए प्रकार का रेल बजट देखा है। कल्पना ही नहीं थी देश को कि ऐसा भी कोई रेलवे बजट हो सकता है क्या। नहीं तो पहले रेलवे बजट क्या हुआ करता था, एमपी अपने अपने इलाके में रेलवे की सुविधा को लेकर के चिट्ठियां लिखते थे कि ये ट्रेन बढ़ा दो, इधर डिब्बा बढ़ा दो, इधर सीटें बढ़ा दो, यहां स्टॉपेज बढ़ा दो, यहां प्लेटफॉर्म पर ये व्यवस्था कर दो। ये जो एमपी चिट्ठियां लिखते थे, रेलवे मिनिस्ट्री उसका कंपाइलेशन करती थी, और ये एमपी की चिट्ठियों के कंपाइलेशन में से 10-15%, 20%, 25%, 30% जो हो सकता था उसको लिख करके देते थे। उसको रेलवे का बजट माना जाता था। रेलवे बजट यानी इतनी ट्रेन आएगी, इतने डिब्बे आएंगे,
इतने स्टॉपेज आएंगे, पहली बार देश के सामने आने वाले 10 साल में रेलवे कहां होगी, देश के सामान्य मानवी को रेलवे के माध्यम से क्या लाभ होगा, रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों की रक्षा कैसे होगी, सामान्य नागरिक को सुविधा कैसे उपलब्ध होगी, बारीकी से विचार करके देश के सामने पहली बार एक विजन के साथ रेलवे बजट प्रस्तुत किया। और उसका कारण यह हुआ है, आज दुनिया के समृद्ध से समृद्ध देश भारत की रेलवे में पूंजी निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं। पहली बार हिंदुस्तान के राज्य रेलवे के साथ पार्टनरशिप करके अपने अपने राज्य में रेल बिछाने के लिए पूरी ताकत के साथ हिस्सेदार बनने के लिए आगे आ रहे हैं। उनमें एक विश्वास पैदा हुआ है कि जो रेल कभी मरी पड़ी थी, जिसका सिग्नल पड़ा ही रहता था, वो रेल अब तेज गति से दौड़ने वाली है, लोग उसमें जुड़ने के लिए तैयार हुए। आर्थिक विकास में जब रेलवे की सुविधा बढ़ती है तो गरीब की सुविधा बढ़ती है, सामान्य नागरिक की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने का प्रयास होता है और हमारी प्रायोरिटी वो है। हमने उस प्रायोरिटी को बल दिया है। हमने सपना देखा है डिजिटल इंडिया का, और मैं इस शहर में हूं जिस शहर में आईटी प्रोफेशंस पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करते हैं, जिन्होंने दुनिया में भारत की शान बनाई है। ऐसे नौजवान इस धरती पर देश की सेवा कर रहे हैं, कंप्यूटर के कीबोर्ड के माध्यम से कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सपना इस देश के टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, आईटी प्रोफेशन से जुड़े हुए, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए पिछले 20 साल में न हुआ हो इतने बड़े रोजगार की संभावनाओं लेकर के आया है। लाखों गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क खड़ा करना रोजगार की कितनी संभावनाएं पैदा करेगा। और धीरे धीरे जिस देश में जनसंख्या से ज्यादा मोबाइल फोन हो, उस देश में मोबाइल गवर्नेंस की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। हम धीरे धीरे देश को मोबाइल गवर्नेंस की तरफ ले जाना चाहते हैं, और जहां मोबाइल गवर्नेंस होता है वहां गुड गवर्नेंस स्वाभाविक होता है। जहां गुड गवर्नेंस होता है वहां ट्रांसपेरेंसी अनिवार्य होती है, जहां पर क्विक डिसीजन प्रोसेस होती है, जहां अकाउंटेबिलिटी होती है। और डिजिटल इंडिया के द्वारा हम नागरिकों को उत्तम से उत्तम सेवा दें, इस सपने को पूरा करने का हमारा प्रयास है। मोबाइल गवर्नेंस की ओर देश को ले जाना, नेक्स्ट जनरेशन रिवॉल्यूशन की दिशा में ले जाना, ये हमारी कोशिश रही है। और उसके कारण आईटी प्रोफेशन के लोगों के लिए कितने बड़ी व्यवसाय की संभावनाएं बढ़ने वाली है, रोजगार की संभावनाएं बढ़ने वाली हैं, एंटरप्रेन्योर के लिए अवसर पैदा होने वाला है, और देश एक नई इकोनॉमी की ओर नई ताकत के साथ खड़ा रहने वाला है। भाइयों बहनों, हम प्रारंभ से कहते आए हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। भूतकाल में दिल्ली को इतनी बुरी आदत लग गई थी, इतनी बुरी आदत लग गई थी, शायद ये आदत अंग्रेजों ने विरासत में छोड़ी थी, मुगल शासकों ने विरासत में छोड़ी होगी, और दिल्ली में बैठने वालों को यही लगता था कि हम ही सब कुछ है, राज्य कुछ नहीं होता है। ठीक है, राज्य है, वो तो मांगने वाला है, हम देने वाले हैं। भाइयों बहनों, भारत का जिसका संघीय ढांचा है, दिल्ली में बैठने वालों की इस सोच ने देश को बहुत नुकसान किया है। हमने सोच बदली है और हमने राज्य को भी राष्ट्र निर्माण में दिल्ली सरकार और राज्य सरकार को हमने पार्टनर माना है, एक दूसरे का साथी माना है, और कंधे से कंधा मिलाकर के काम करके देश का भाग्य बदलने के लिए सबको हमने निमंत्रित किया है। किसी भी दल की सरकार क्यों न हो,
दिल्ली सरकार के लिए सब सरकारें समान है। सब सरकारों को विकास के कार्यक्रमों में जितनी मदद हो सके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का लेटर एंड स्पिरिट में पालन हो, उस दिशा में हमने कदम उठाए हैं। और इसीलिए नीति आयोग का निर्माण हुआ है। पहली बार राज्य के मुख्यमंत्रियों की कमेटियां दिल्ली सरकार की नीतियां कैसी हो उस पर विचार विमर्श कर रही है। किसी ने सोचा होगा कि देश के राज्य अपनी रोजमर्रा की कठिनाइयों के आधार पर दिल्ली में कैसी नीतियां बने उसका संकेत दे और भारत सरकार इस काम के लिए उनको प्रोत्साहित करे। ये दिन पहले कभी ने सोचे भी नहीं होंगे भाइयों। हमने एक बदलाव लाया। हम चाहते हैं राज्य मजबूत बने, राज्य आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। अगर कर्नाटक पीछे रहेगा तो हिंदुस्तान आगे कहां से बढ़ेगा? अगर गोवा पीछे रहेगा तो हिंदुस्तान कहां से आगे बढ़ेगा? बिहार पीछे रहेगा तो हिंदुस्तान कहां से आगे बढ़ेगा? बंगाल पीछे रहेगा तो हिंदुस्तान कहां से आगे बढ़ेगा? और इसलिए भारत को आगे बढ़ाना है तो राज्यों को भी ताकतवर बनाना चाहिए, राज्यों को भी ताकत देनी चाहिए। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, हम निर्णय कैसे करते हैं मैं नहीं जानता हूं। कर्नाटक के अखबारों में ये चीजें आई हैं कि नहीं आई हैं? कर्नाटक सरकार ने इन चीजों का स्वागत किया है कि नहीं किया है? लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी, पक्की खुशी होगी भाइयों। पहले 13th फाइनेंस कमीशन में पिछले वर्ष कर्नाटक को क्या मिला था? कर्नाटक को 14,600 करोड़ रुपए मिला था 13th फाइनेंस कमीशन में। हमारी सरकार आने के बाद 14th फाइनेंस कमीशन में कर्नाटक सरकार को 14,600 करोड़ से जंप लगा करके 24,800 करोड़ रुपए देने का तय किया। 60 साल की यात्रा में 14,000 करोड़ पहुंचे थे, हमने एक साल में 24,000 करोड़, करीब करीब 25,000 करोड़। कितना बड़ा! क्योंकि हम राज्यों पर भरोसा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राज्य इन पैसों का उपयोग ढांचागत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास की पक्की नींव, इन कामों के लिए रुपयों का उपयोग करे। इस आशा और अपेक्षा के साथ दिल्ली की तिजोरी हमने खाली कर दी है। और हमें रखना भी किसके लिए है भाई? हमने उसमें से निकालना तो है नहीं कुछ। हमने राज्यों पर विश्वास किया है। पिछली 13th फाइनेंस कमीशन के 5 वर्ष दरमियान 2010 से 2015 कर्नाटक को 61,600 करोड़ रुपए मिले थे 5 साल में। नेक्स्ट 5 ईयर में क्या मिलेगा? 61,700 करोड़ से नेक्स्ट 5 ईयर में जंप लगेगा 1,83,500 करोड़ रुपए, यानी करीब करीब 197% इजाफा, करीब करीब 200% इजाफा। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि दिल्ली यहां सरकार किस दल की है, मुख्यमंत्री कौन है, दल क्या है, सरकार कैसी चलती है, ऐसी तराजू के आधार पर नहीं, राष्ट्र का कल्याण कैसे हो, सबको साथ, सबका विकास का मंत्र लेकर के कैसे चले, दल से बड़ा देश होता है। इन सपनों को पूरा करने की दिशा में हमने प्रयास किया है। भाइयों बहनों, भारत तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक हिंदुस्तान का गांव आगे नहीं बढ़ता,
जब तक गांव आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक किसान के जीवन में बदलाव नहीं आएगा। और इसलिए किसान को समस्याओं से मुक्त कैसे करना, किसान को ताकतवर कैसे बनाना, टुकड़े फेंक करके हमने कभी किसानों का भला नहीं हुआ है, मानना पड़ेगा। किसानों के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी लाने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों की आवश्यकता के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है। किसानों को भी गांव में पक्का रोड चाहिए, किसानों को भी खेत में पानी चाहिए, किसान को भी घर में 24 घंटे बिजली चाहिए, किसान के यहां मजदूरी करने वाले गरीब को भी रहने के लिए अपना घर चाहिए। भाइयों बहनों, क्या गांव में रहने वाले व्यक्ति को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बंगलुरु शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं करेगा कि जो सुख सुविधा हमें मिलती है, ऐसी सुविधा गांवों में भी आनी जरूरी है। 60 साल तक हमने गांवों को अन्याय किया है, किसानों को अन्याय किया, उसे मजबूरी में जीने के लिए नीतियां ऐसी बनाई है। आप जानते होंगे भाइयों बहन, मैं धरती पर लोगों के बीच जीने वाला इंसान, मैं आसमान से टपका हुआ इंसान नहीं हूं। गरीबों के बीच, किसानों के बीच, गांव वासियों के बीच बचपन गुजारते गुजारते आज यहां आया हूं और इसलिए उनके दुख दर्द को भली भांति समझता हूं। आज मुझे मालूम है भाइयों बहनों, मैंने ऐसे गरीब किसान देखे हैं जिन्होंने बेटे को चपरासी की नौकरी मिल जाए, जमीन है 2 बीघा 5 बीघा जमीन है उसके पास, लेकिन बेटे को कहीं चपरासी की नौकरी मिल जाए, कहीं ड्राइवर सीख ले, कहीं ड्राइवरी की नौकरी मिल जाए, इसलिए रिश्वत देने के लिए अपनी 2 बीघा 5 बीघा जमीन में से एक टुकड़ा जमीन बेच करके उन पैसों को ला करके रिश्वत दे करके बेटे को चपरासी बनाने के लिए वो मजबूर होता था। किसान की जमीन कैसे गई, कहां गई? बेटे को चपरासी की नौकरी देने के लिए, जमीन बेचने के लिए हमारी सरकारों ने इसे मजबूर किया। क्या इन किसान को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस किसान का भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी पहली कोशिश है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा किसान को पानी मिले। हमारी दूसरी योजना है उसकी जमीन की रक्षा हो। आज उसकी जमीन इतनी बर्बाद हो चुकी है कि जितनी पैदावार होनी चाहिए होती नहीं है। उसकी जमीन समृद्ध कैसे हो, उसकी जमीन बीमारी से मुक्त कैसे हो, दवाइयां डाल डाल करके, फर्टिलाइजर डाल डाल करके अज्ञान के कारण जो फसल हो नहीं सकती, ऐसी फसल डालने के कारण उसकी जमीन तबाह हो गई है। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड निकाला है। उस सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा किसान, जैसे हम लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर पहले कहता है कि जरा लेबोरेटरी में जाकर के ब्लड टेस्ट करवा के आओ, ब्लड की रिपोर्ट निकाल के लाओ। जैसे मनुष्य के शरीर का हेल्थ कार्ड होता है, वैसे ही ये धरती माता का भी हेल्थ कार्ड होता है। हम दुनिया को निमंत्रित कर रहे हैं, आइए। मैं यहां बंगलुरु में आया था, एयर शो के लिए आया था। मैं हवाई जहाज कैसे उड़ते वो देखने का मेरा काम नहीं था। मैंने दुनिया की कंपनियों को यहां बेंगलुरु में बुलाया था कि आइए, डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने के लिए आइए।